हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग कोचिंग। जैसा कि आप सभी को अभी पता है कि अभी हमारी जो क्लासेस रह रही है वो भी स्टेट CHO के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लासेस करवा रहे हैं। इन क्लासेस के अंदर अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम क्वेश्चन सेशन अभी कंडक्ट करवा रहे हैं, अपन कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे RNCC के जो ऑफिशियल ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके वहाँ पे अपन डेली बेसिस के ऊपर अपन जो है अभी करंटली टेस्ट सीरीज भी अपन रन कर रहे हैं। तो RML के लिए, PGI के लिए, नोट सेट के लिए और स्टेट CHO के एग्ज़ाम के लिए, जो कि स्टेट CHO के एग्ज़ाम के लिए वो कंटिन्यू आपके जो 19 फेब का जो राजस्थान CHO का एग्ज़ाम है तब तक का आपको डेली टेस्ट आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको वो सब भी अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन उनको भी आपको टेस्ट सीरीज भी आपको देना चाहिए, ताकि उससे क्या है कि एक तो आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, और साथ में आपका किस टॉपिक में आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ लेनी है, किसको और ज़्यादा ध्यान में रख के किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा हार्डवर्क करना है, तो वो भी आपको असेस कर पाओगे आप उसके अंदर। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड ICD एंड क्वारंटीन एंड डेमोग्राफी, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स के ऊपर जो कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, तो उन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। साथ साथ में कुछ जो टॉपिक डिस्कशन करने वाला होगा उन पे अपन डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज अपन कैसे कर पाते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में थोड़ा देख लेंगे, क्वारंटीन के बारे में पढ़ लेंगे, आइसोलेशन के बारे में पढ़ लेंगे, किसी के साथ में डेमोग्राफी के बारे में भी अपन जो है वो आज अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। इनके अपन क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करेंगे। अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, एक्सेप्ट पूछा गया हमारे क्वेश्चन के अंदर कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के नीचे के ऑप्शंस में से सभी जो ऑप्शंस है वो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में आते हैं, एक को छोड़ के। हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर डायबिटिक मेलिटस, केस फाइंडिंग फॉर फैल्सीफेरम मलेरिया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फॉर STDs, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोसी। इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोसी अपन कब करते हैं, जब डिजीज को आगे अपन रिहेबिलिटेशन के अंदर यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, लेप्रोसी से आगे जो रिहेबिलिटेशन की स्टेज के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव मतलब बचा कुचा जो भी उसका पार्ट है उसको वापस अपन रिस्ट्रक्चर वापस उसको प्रोवाइड करवा के ये सर्जरी जो अपन करते हैं इसके अंदर, लेप्रोसी के अंदर। तो ये वाला जो कौन से लेवल के अंदर आएगा, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोसी, ये आएगा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ये आता है, ठीक है। टर्सरी लेवल प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, एक तो प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ डिजीज, कि भाई डिजीज से जो भी डिसेबिलिटी हो रही है उससे प्रिवेंट करते हैं। साथ ही साथ में अपन क्या करते हैं, अब डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करेंगे रिहेबिलिटेशन से, ठीक है। टर्सरी लेवल प्रिवेंशन में हमें क्या देखने को मिलता है, तो डिसेबिलिटी प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन की जो स्टेजेस होती है अपन आती है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। अभी अपन बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइमरी लेवल जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में अपन अब रफली अपन देख लेते हैं क्या क्या होता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में फर्स्ट प्रिवेंशन होता है वो होता है प्राइमोर्डियल, ओके। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर, प्रिवेंशन ऑफ जो रिस्क फैक्टर को भी अपने प्रिवेंट कर दे, वो कौन सा प्रिवेंशन होता है, वो होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि जो रिस्क फैक्टर प्रिवेंट होगा, ये सारे प्रकार के क्वेश्चंस हैं, ओके। मैं आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर किसी ना किसी तरीके से पूछे गए हैं। अब पूछ ले आपसे कि भाई प्राइमोर्डियल में अपन ऐसा क्या करते हैं कि उससे अपने रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाता है एक हेल्थ एजुकेशन से, साथ ही साथ में प्रमोशन से,
ठीक है। हेल्थ को एजुकेशन, पीपल्स को जो है वो हेल्थ को एजुकेट करना है और साथ ही अपने हेल्थ को कैसे आगे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे एक हेल्दी अपन लाइफ को आगे आप प्रमोट कर सकते हैं, जी सकते हैं, वो सभी किसके अंदर रहता है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में। अब इसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, बट अपन क्या कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर से डिजीज जो कन्वर्ट होती है उसको प्रिवेंट करने में अपन क्या करते हैं, इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन को अपन काम में लेते हैं। कैसे करते हैं, इम्यूनाइजेशन से। ठीक है, किसी भी प्रकार का इम्यूनाइजेशन है किसके अंदर आएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। इसी के साथ ही लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अपन कैसे कर सकते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कि भाई जो बंदा स्मोक कर रहा है उसको अपन बोलेंगे भाई स्मोकिंग की हैबिट्स को मत लो, एक्सरसाइज करो रेगुलरली, अच्छा हेल्दी टू ईट, ये सभी चीजें हैं वो जिन लाइफ के अंदर आप एस्टैब्लिश करो अपनी लाइफ में। सो आपको क्या डिजीज से प्रिवेंशन देखने को मिलता है। ओके, ऑयली फूड मत खाओ, जंक फूड मत खाओ। उसके बाद में जो रहता है कौन सा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। थर्ड में कौन सा रहता है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन का हमें ऑप्शन में देखा गया है कि एक तो हेल्थ स्क्रीनिंग अपन किस में करते हैं, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में करते हैं। केस फाइंडिंग मतलब डायग्नोसिस किस में करते हैं, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ये भी एक प्रकार का डायग्नोसिस स्टेज ही है। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज कॉम्प्लिकेशन। डिजीज तो पर्सन को हो गई है, बस उस डिजीज से आगे की जो डिजीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है उनको प्रिवेंट करने के लिए अपन कौन सा प्रिवेंशन यूज में लेते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो अपन अब सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या एक्टिविटी करेंगे कि भाई ये एस्टैब्लिश कर पाएंगे अपन डिजीज से कॉम्प्लिकेशंस को अपन रोक पाएंगे। तो इसके अंदर अपन करते हैं एक तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट को भी अपन अर्ली स्टार्ट करेंगे ताकि वो आगे जाके किसमें नहीं बदले, डिसेबिलिटी के अंदर वो नहीं कन्वर्ट हो। ओके, सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होता है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ डिजीज प्रिवेंशन एक्सेप्ट। ओके, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, एक्सेप्ट पूछा गया है अपने से कि भाई जो ऑल ऑफ नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ डिजीज को अंदर आते हैं। लाइक आपने अभी पढ़ा था, ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में अपने प्रिवेंशन की आपने पढ़ा था भाई कौन से स्टेज के अंदर अपन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन है अपने पास में कीमोप्रोफाइलेक्सिस फॉर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, यूजेज ऑफ कॉन्डम्स, आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है अपने को कि भाई कौन सा जो अपना जो रेशनल है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड के अंदर नहीं आता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस फॉर द मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है स्पेसिफिक डिजीज के प्रति। यूजेस ऑफ कॉन्डम्स ये भी अपना एसटीडी से प्रिवेंट करता है, जो अपना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आता है। आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट ये भी अपना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है आगे जाके गोइटर वगैरह की कंडीशन को कंट्रोल में रखने के लिए। ठीक है, बट पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में नहीं आता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पॉपुलेशन टू प्रिवेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज चेंजिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल बाई एजुकेशन इज रेफर्ड टू एज। एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज से प्रिवेंट करना है अपने को, तो अपन क्या कर रहे हैं वहां पे हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं किसके लिए, हार्मफुल लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अब ये किसको दर्शाता है, ठीक है, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है ये, या फिर ये प्राइमरी प्रिवेंशन है, या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन है, या फिर ये एक प्रकार का टर्सरी प्रिवेंशन है। ध्यान रखिएगा अपने को जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो अपने को क्या पता लगाना है, एक तो चेंजिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल ये अपन कौन से लेवल के अंदर करते हैं, एजुकेशन अपन कौन से लेवल के अंदर अपन देते हैं। सो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को अपने को पकड़ना है। ठीक है, कि भाई हाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको ऐसे वर्ड्स को चूज करना है तो आपको नियर बाई आप आंसर के पास में पहुंच जाओगे। सो इस क्वेश्चन का हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा
प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक तो हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं कि भाई आप जो अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करो, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं होगी। लाइक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में एग्जाम्पल कि भाई वो बंदा है जो क्रोनिक जो है वो स्मोकिंग करता हो, ठीक है, एल्कोहल कंज्यूम करता हो, जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाता हो, एक्सरसाइजेस नहीं करता हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि भाई ये सभी क्या है, रिस्क फैक्टर है किसके, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। तो रिस्क फैक्टर किस में प्रेजेंट रहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में। सो रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करवा रहे हैं, ठीक है, चेंज करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बाय द एजुकेशन अपन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन एन एरिया विथ फ्लोराइड रिच वाटर, एक एरिया है जहां पे पानी के अंदर क्या है, फ्लोराइड की मात्रा है जो ज्यादा है। द डीफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब वाटर का जो डीफ्लोराइडेशन कर रहे हैं अपन, तो ये कौन सी लेवल की प्रिवेंशन है, ओके। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या फिर प्राइमोडियल प्रिवेंशन। डीफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर करना कौन सी लेवल की प्रिवेंशन है, तो मैं आपको बता देता हूं। डीफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर, वाटर के अंदर क्या है, फ्लोराइड की मात्रा है। सो यहाँ पे क्या है, रिस्क फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है अपने को। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डीफ्लोराइडेशन कर रहे हैं उसका, ठीक है। रिस्क फैक्टर से डिजीज कौन सी, फ्लोराइड अगर पानी में ज्यादा रहेगा तो कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है, फ्लोरोसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजीज से प्रिवेंशन हो रहा है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है बट डिजीज से प्रिवेंट हो रहा है। कैसे प्रिवेंट हो रहा है, पानी को डीफ्लोराइडेशन करके। सो अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे कर रहे हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए। सो ओके, क्या आंसर क्या रहेगा अपना, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसेबिलिटी लिमिटेशन इन पोलियोमाइलाइटिस। ओके, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि भाई पोलियोमाइलाइटिस के अंदर अपन डिसेबिलिटी लिमिटेशन कर रहे हैं। डिसेबिलिटी लिमिटेशन अपन किस में करते हैं, टर्सरी लेवल प्रिवेंशन में करते हैं। तो ओके, सो ऑप्शन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसेबिलिटी लिमिटेशन इन पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस के केस के अंदर अपन डिसेबिलिटी लिमिटेशन कर रहे हैं, तो कौन सा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, रिड्यूसिंग अकरेंस ऑफ पोलियो बाय इम्यूनाइजेशन, अरेंजिंग फॉर स्कूलिंग ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पे क्या है, पीआरपीपी नहीं है, यहाँ पे है पीपीआरपी, ठीक है। पीपीआर के क्या मतलब होता है, पोस्ट पोलियो रेसिड्यूअल पैरालिसिस, ठीक है। अरेंजिंग फॉर स्कूलिंग ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम पोस्ट पोलियो रेसिड्यूअल पैरालिसिस, रीस्टेटिंग अफेक्टेड लिम्ब इन न्यूट्रल पोजिशन, प्रोवाइडिंग कैलिपर्स फॉर वॉकिंग। सो इस क्वेश्चन के रेशनल जो अपने को दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर से कौन सा ऐसा रेशनल है जो पोलियोमाइलाइटिस के बाद में उसके डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करने में यहाँ पे हेल्प कर रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है ये भी अपन समझ लेते हैं, तभी अपन करेक्ट आंसर दे पाएंगे। डिसेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी पर्सन की एक्टिविटी लिमिटेशन होना, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया है कि भाई डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन जो अपन कैसे करते हैं, कैसे कैसे काम आता है। सो डिसेबिलिटी का मीन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन करना, उसका मतलब एक्टिविटी लिमिटेशन को यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है, डिसेबिलिटी को कम करना है, ठीक है। सो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पोलियो के बाद में डिसेबिलिटी को, अगर किसी पर्सन को पोलियो हो गया तो उससे बाद में आने वाली डिसेबिलिटीज को प्रिवेंट कर सकता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, जो होता है करेक्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि रीस्टेटिंग अफेक्टेड लिम्ब इन न्यूट्रल पोजीशन। सो ये एक प्रकार का एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपन करते हैं, रीस्टेटिंग अफेक्टेड लिम्ब। बाकी रिड्यूस अकरेंस ऑफ पोलियो बाय इम्यूनाइजेशन प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है, और इसके अंदर प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में अपन कभी भी डिसेबिलिटी को नहीं करते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी किस में आती है, टर्सरी लेवल, ओके। डिजीज एडवांस हो जाती है तब अपन डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करते हैं। अरेंजिंग फॉर स्कूल चाइल्ड फॉर सफरिंग फ्रॉम पोस्ट पोलियो रेसिड्यूअल पैरालिसिस एंड प्रोवाइडिंग कैपिलरीज फॉर वॉकिंग, ऑल्सो फॉर सेकेंडरी एंड फर्स्ट प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, रीस्टेटिंग अफेक्टेड लिम्ब इन न्यूट्रल पोजीशन।
सो रीस्टेटिंग अफेक्टेड लिम्स इन न्यूट्रल पोजीशन के अपन ये करने से अपने क्या क्या करेंगे इसके अंदर कि यहाँ पे ओवर स्ट्रेचिंग जो हो रही है उससे यहाँ पे प्रिवेंशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओवर स्ट्रेचिंग से अपन बचाएंगे। सो वो अफेक्टेड जो लिम्ब है वो उसकी एक्टिविटी अपन बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग कैलिपर्स फॉर वॉकिंग, सो यहाँ पे पेशेंट को वॉक करने के लिए अपन कुछ ना कुछ यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, जिससे वो अच्छे से वॉक कर पाए। तो ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन में आ जाएगा, ये टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन में आ जाएगा। एंड पोलियो फॉर पोस्ट पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस को भी अपन यहाँ पे अरेंज करवा रहे हैं स्कूलिंग चाइल्ड को। सो अपन क्या कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन है। टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन अपन क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन भी अपन यहाँ पे करते हैं। ओके, रिहेबिलिटेशन करना, ठीक है। सो ये किस में आता है, टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन हम किसको बोलेंगे, एक्शन टेकन प्रिवेंट प्रियर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, एक्शन टेकिंग टू रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट ए डिजीज विल एवर अकर, एक्शन दैट होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। कौन सा जो ऑप्शन है हमारे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के लिए करेक्ट है यहाँ पे। सो प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन जो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिंग द इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में अपन क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर को भी डेवलप करने से अपन प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। एक्शन टेकन प्रियर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज, डिजीज के ऑनसेट होने से पहले कौन सा प्रिवेंशन अपन काम में लेते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। एक्शन टेकन टू रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट डिजीज विल एवर अकर, तो यहाँ पे डिजीज के अकर होने के पहले की जो पॉसिबिलिटी है उनको भी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो ये भी एक प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन है। एक्शन दैट हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, डिजीज के प्रोग्रेस को अपन रोकना किसमें रोकते हैं, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन के अंदर रोकते हैं। और टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन के अंदर भी अपन आगे जो डिजीज को आगे डिसेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट होने से अपन प्रिवेंट करते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है अपना, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। यहाँ पे रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट करना है अपने को। तो ये कौन सा प्रिवेंशन आता है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, ये मेनली एक्शन कौन किस प्रकार के डिजीज पे करता है। सो ये मेनली एक्शन करता है नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेस हैं उनके जो अपन रिस्क फैक्टर को अपन यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं किसके द्वारा, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में। लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज है तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इसके अपन रिस्क फैक्टर को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसके मदद से, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन से। लाइक अपन हेल्थी डाइट अपन फॉलो करें, हेल्थी अपन लाइफ स्टाइल फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट जो अपना प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन आता है इसके अंदर अपन क्या क्या करते हैं, ऑनसेट ऑफ डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, ऑनसेट ऑफ डिजीज से प्रिवेंट करते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर अपन क्या क्या करते हैं, इसके अंदर अपन करते हैं एक तो वैक्सीन, यहाँ पे इंक्लूड एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन को भी अपन क्या इसके अंदर प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में अपन लेते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, लाइक अब जब भी डॉग बाइट हुई तो मतलब वो क्या हो गया, रिस्क फैक्टर हो गया, डॉग बाइट होना रिस्क फैक्टर हो गया पर्सन में। बट अपन ये वैक्सीन कब लगा रहे हैं, डॉग बाइट के बाद में, एंटी रेबीज वैक्सीन। तो ये रेबीज से अपने को प्रिवेंट कर रही है, मतलब डिजीज होने से पहले अपन वैक्सीन लगा रहे हैं, मतलब ये आएगा किसमें, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में के अंदर आएगा। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवाया। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कौन सा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ये अपनी कौन सी पैथोजेनेसिस स्टेज के ऊपर काम करता है। ये अपना काम करता है प्री पैथोजेनेसिस फेज के ऊपर। ठीक है, जो अपन लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लास्ट जो अपना टॉपिक वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था, पैथोजेनेसिस स्टेज अपने पढ़ी थी। तो वहाँ पे प्री पैथोजेनेसिस स्टेज के अंदर कौन काम करेगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्री पैथोजेनेसिस ऑफ स्टेज। इसके बाद कौन सा आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या करते हैं, डिजीज को प्रोग्रेस होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, किसमें करते हैं, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में करते हैं। इसके अंदर कौन सा क्या आता है, नेशनल जो भी हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मोस्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कहाँ पे रन करते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। इसके बाद में जो अपना टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है, टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन के अंदर में क्या करते हैं, एक तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन। ठीक है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन अपन किसमें करते हैं, टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन के अंदर करते हैं। और इसके साथ में ये कौन सी पैथोजेनेसिस फेज के अंदर काम आता है, ये कौन सी पैथोजेनेसिस फेज के अंदर काम आएगा, इंटरवेंशन
इन लेट पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है, तो ये किसमें काम आएगा, लेट पैथोजेनेसिस फेज के अंदर ये काम में आता है। सो अभी अपन मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज मोड ऑफ प्रिवेंशन फॉर। डिसेबिलिटी लिमिटेशन अपन कौन से प्रिवेंशन में अपन करते हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या फिर टर्सरी में। सो डिसेबिलिटी लिमिटेशन अपन किस में करते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन अपन करते हैं टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर कौन क्या रहेगा, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस। सो यहाँ पे नीचे दिए ऑप्शंस में अपन को करेक्ट सीक्वेंस पता लगाना है कि हाँ ये अपना करेक्ट सीक्वेंस है। इम्पेयरमेंट, डिजीज, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, या फिर डिजीज, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, या फिर डिजीज, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी। कौन सा सीक्वेंस है वो एक करेक्ट सीक्वेंस है। मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आपको ये सीक्वेंस बता रखा है। तो सभी का ये क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए जो हमारी रेगुलर क्लासेज जो अपना रेगुलर क्लासेज हमारी ले रहे हैं। सो बिना किसी देरी के अपन चलते हैं हमारे करेक्ट आंसर के ऊपर। हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा होगा करेक्ट। सबसे पहले क्या होता है, डिजीज, डिजीज के बाद में इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट के बाद में डिसेबिलिटी आती है पर्सन में, उसके बाद में वो पर्सन हैंडीकैप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन शॉर्ट व्यू अपन देख लेते हैं कि डिजीज के अंदर क्या होता है। सबसे पहले डिजीज के अंदर एक पैथोलॉजी होती है। ठीक है, पर्सन के अंदर एक पैथोजेनेसिस की कंडीशन होती है, जो पर्सन बीमार होता है। डिजीज के बाद में क्या हो रहा है उसको, इम्पेयरमेंट। लाइक डिजीज हो गई उसके कौन सी, डायबिटिक मेलिटस हो गया उसको, तो आगे जाके वो गैंग्रीन वगैरह उसके पैर में बन गया, तो वो ठीक नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटी हो रही है, मतलब एम्पुटेशन हो रहा है उसका। यहाँ पे क्या आ गया, एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर आ जाए, आपको इम्पेयरमेंट से पूछ ले कि भाई इम्पेयरमेंट क्या होता है। सो इम्पेयरमेंट के अंदर क्या होता है, कोई भी एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटी आना वो होता है इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट के बाद में अब थर्ड ऑप्शन कौन सा आता है, वो होता है डिसेबिलिटी। कि भाई जो एनाटोमिकल इम्पेयरमेंट आई है, लाइक उसका एम्पुटेशन कर दिया गया है, तो वो अभी चल नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गया उसका, फंक्शनल लॉस, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, कि ये भी एग्जाम के अंदर आपको पूछ ले कि भाई फंक्शनल लॉस हो रहा है किसी पर्सन में, तो ये क्या है, ये उसकी डिसेबिलिटी है या उसका एम्पेयरमेंट है या उसके डिजीज कंडीशन है, ये क्या है, आपको ये पूछ सकते हैं। या फिर एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो रही है उसकी। अब डिसेबिलिटी हो गई, लास्ट में कौन सा आता है अपना, हैंडीकैप। सो पर्सन हैंडीकैप कब हो जाएगा कि भाई एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटी आ गई, उसके बाद में फंक्शनल लॉस हो गया। फंक्शनल लॉस के बाद अब वो अपना जो है इसको रोजगार मिलने में उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो असहाय हो जाएगा अपने जीवन जीने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, हैंडीकैप। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइकोसोशियल डिसएडवांटेज। ठीक है, साइकोसोशल डिसएडवांटेज हमें किसमें देखने को मिलता है, हैंडीकैप वाली स्टेज के अंदर। सो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा रहेगा, वो रहेगा डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैप स्मीयर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो अपन पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं वो किसके लिए करते हैं, कार्सिनोमा डिटेक्शन ऑफ सर्विक्स। सो आपका यहीं पे इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है कि भाई कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स को पता लगाने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, वो अपन करते हैं पैप स्मीयर। ओके, इस प्रकार से आप पढ़ोगे तभी आपको आप वो दूसरों से आप थोड़ा अलग पढ़ पाओगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पढ़ना सीखना है, तभी अपन एक अच्छा अपन स्कोर गेन कर सकते हैं कंपटीशन वाले एग्जाम के अंदर। सो पैप स्मीयर टेस्ट है वो किस प्रकार का प्रिवेंशन है, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी। सो यहाँ पे हमने क्या देखा है, डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग अपन किस में करते हैं, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में। सो पैप स्मीयर एक प्रकार का सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन है, क्योंकि यहाँ पे कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स को पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैप स्मीयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रिवेंशन आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर ओबेसिटी। एक पर्सन है उसको ओबेस है, तो उसके लिए अपन क्या प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं जो ओबेसिटी को कंट्रोल करें। लो फाइबर डाइट देंगे उसको, हाई फाइबर डाइट देंगे उसको, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट देंगे, या फिर हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन करवाएंगे। सो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट तो कभी नहीं देंगे उसको,
लो फाइबर डाइट भी उसको कभी नहीं देंगे। तो अब हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन डाइट या फिर हाई इंटेक ऑफ फाइबर डाइट। सो यहाँ पे हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन डाइट भी अपन ओबेसिटी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, जबकि हाई फाइबर डाइट अपन ओबेस पर्सन को अपन क्या देते हैं, हाई फाइबर डाइट देते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है यहाँ पे ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए कि उसको हाई फाइबर डाइट दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस टू ए चाइल्ड इज। जो अपन विटामिन ए देते हैं बच्चों को प्रोफाइलैक्सिस के लिए अपन देते हैं, सो ये किस प्रकार का प्रिवेंशन में आता है, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन है एक प्रकार का, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके, सो प्रोफाइलैक्सिकली अपन कुछ करते हैं तो वो जो अपना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर ये हमारी चीजें आती है। सो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस अपन क्यों देते हैं, क्योंकि ये हेल्प टू प्रिवेंट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, ठीक है, हेल्प टू प्रिवेंट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू कैरेटोमलेशिया, ठीक है। यहाँ पे बच्चों में क्या हो रहा है, कैरेटोमलेशिया की कंडीशन यहाँ पे डेवलप होके यहाँ पे ब्लाइंडनेस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। न्यूट्रिशनल मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, विटामिन ए का डिफिशियंसी होगी तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस जो है हमें देखने को मिलता है। सो इससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, विटामिन ए है जो प्रोफाइलैक्सिकली अपन देते हैं, लाइक डिजीज होने से पहले अपन उसको दे रहे हैं, मतलब ये एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। ओके, अब अपन देख लेते हैं भाई विटामिन ए की डोज कितनी रखते हैं। सो अपन बात कर लेते हैं डोजेज के ऊपर। विटामिन ए की डोज रहते हैं, फर्स्ट अपन ये शुरू करते हैं 9th मंथ से, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि विटामिन ए है जो कब स्टार्ट करते हैं, 9 मंथ अलोंग विथ मीजल्स, ठीक है। मीजल्स की वैक्सीन के अपन साथ ही अपन क्या करते हैं, विटामिन ए की अपन डोज देते हैं। तो मीजल्स की वैक्सीन भी कब लगी, 9 मंथ के ऊपर, ठीक है। यहाँ से भी एक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और डोज जो है वो फर्स्ट देर लगती है 9 मंथ के ऊपर। सो 9 मंथ के ऊपर बेबी को जो डोज लगेगी वो कितनी लगेगी, ये एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। सो ये लगती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगती है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एवरी 6 मंथ से कितनी डोज लगेगी, ये लगेगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितना जो इंटरनेशनल यूनिट लग जाएगा बच्चों में, तो वो लग जाएगा 17 लाख। 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों में, जो अपने को न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, अब ये पूछ लेते हैं भाई डोज जो इसकी कैसे देते हैं, इसका रूट क्या रहता है, ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो विटामिन ए की जो डोज रहती है अपन ओरली यहाँ पे बच्चों को जो प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो 17 लाख जो है वो कब तक दे देते हैं, 5 ईयर की एज तक इसको कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। सो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा प्रिवेंशन जो है वो क्या प्रोसीजर है वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर नहीं आता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कंट्रोल ऑफ टबाकू, रेडिएशन प्रोटेक्शन, या फिर कैंसर एजुकेशन। सो कंट्रोल ऑफ तंबाकू, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड कैंसर एजुकेशन, ये तीनों ही अपने प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं, जबकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है ये किसके अंदर आएगा, अपना सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्या, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या कब करना होता है अपने को, एवरी मंथ ऑन सेम डेट, ठीक है। एवरी मंथ ऑन सेम डेट को जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वारंटाइन पीरियड फॉर येलो फीवर इन इंडिया। जब येलो फीवर की कंडीशन आती है तो उसके लिए कितने डेज का क्वारंटाइन जो है हम रखते हैं, 6 डेज, 1 वीक, 10 वीक, या फिर 2 वीक्स। सो क्वारंटाइन अपन कितने टाइम तक रखते हैं येलो फीवर वाले पेशेंट को। सो येलो फीवर वाले पेशेंट, येलो फीवर एक प्रकार की क्या डिजीज है, येलो फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर देखने को मिलता है जॉन्डिस, डार्क कलर का यहाँ पे यूरिन देखने को मिलता है,
एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है बच्चों में, एंड यहाँ पे वोमिटिंग भी जो बच्चों में देखने को मिलते हैं। इसके लिए फिर क्या है, प्रोटेक्शन है, इसका है क्या है, वैक्सीनेशन है। वैक्सीन इसकी किस प्रकार की आती है, एग्जाम में अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। वैक्सीन इसकी आती है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, ठीक है। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है कौन सी, येलो फीवर वैक्सीन एक प्रकार की फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि येलो फीवर किस प्रकार की वैक्सीन है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। अभी अपन बात कर लेते हैं किसकी, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की। तो येलो फीवर के अंदर कितने दिनों का अपन क्वारंटाइन रखते हैं, ये रखते हैं अपन 6 डेज का। ओके, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, सेम क्वेश्चन आ चुका है। येलो फीवर के अंदर अपन 6 डेज का जो है अपन क्वारंटीन फॉलो करते हैं। अभी ऑप्शन में अपने क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है, क्या मिला है, एक मिला है अपने को क्वारंटाइन, दूसरा अपन बात कर लेते हैं किसकी, आइसोलेशन की, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं पूरी आपके एग्जाम के अंदर, सो ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वारंटीन के बारे में सभी को पता ही होगा। क्वारंटीन क्या होता है, सेपरेट पीपल हु आर एक्सपोज्ड टू कॉन्टाजियस डिजीज, ठीक है। जो भी पर्सन जो है वो एक्सपोज हुआ है कॉन्टाजियस डिजीज के संपर्क में आया है, तो उसको अपन क्या करते हैं, क्वारंटीन रखते हैं। ओके, तो यहां पे अपन उन पीपल्स को रखते हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए अपन क्या रख सकते हैं, पीपल्स हु आर नॉट सिक बट may हैज बीन एक्सपोज्ड। यहाँ पे क्या है, वो जो प्रॉब्लम जो डिजीज कंडीशन है उससे क्या हुआ है, एक्सपोज तो हुआ है, बट अगर उसको अभी सिम्टम नहीं आए तो इन पेशेंट के लिए जो आइसोलेशन, इन पेशेंट को जो अलग किया जाता है, तो वो किसके लिए, वो किसके अंदर आते हैं, क्वारंटीन। इनको अपन क्या बोलते हैं, क्वारंटीन बोलते हैं। क्वारंटीन मीन्स सेपरेट पीपुल्स हु आर एक्सपोज टू कॉन्टाजियस डिजीज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आइसोलेशन की। भाई आइसोलेशन अपन किसको बोलते हैं, आइसोलेशन अपन बोलते हैं सेपरेट पीपुल्स विथ सिकनेस विथ कॉन्टाजियस डिजीज, ठीक है। ऐसी कॉन्टाजियस डिजीज, ठीक है, कॉन्टाजियस डिजीज के संपर्क में आया पर्सन और वो क्या हो गया है, वो सिक हो गया है। ओके, तो ऐसे पर्सन को अपन जो अलग कर रहे हैं वो अपन किसके अंदर का क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोलेट करना, ठीक है। अब ऐसे पर्सन को अपन आइसोलेट किससे करते हैं, आइसोलेट करते हैं फ्रॉम हु आर नॉट सिक, ठीक है। मतलब आइसोलेशन अपन किसको बोलते हैं, आइसोलेशन अपन उन पेशेंट को करते हैं जो कंटाजियस डिजीज के संपर्क में आए हैं प्लस उनको सिकनेस हुई है, तो अब ये आगे दूसरों में ना फैला पाए। सो यहाँ पे हेल्दी इंडिविजुअल्स को उनसे जो आइसोलेशन, जो पर्सन कंटाजियस हुआ है तो उसको अपन अलग कर देते हैं, किससे, हेल्दी इंडिविजुअल से अपन अलग करके रखते हैं उनको, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, और ये अपना हो गया क्वारंटीन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। क्वारंटीन के अंदर तो क्या होता है कि जो पर्सन है वो डिजीज कंडीशन के कांटेक्ट में आता है, जबकि उसके अंदर कोई प्रकार का साइन सिम्टम नहीं रहता है, तो उनको अगर अपन क्वारंटीन कर रहे हैं, उनको अपन अलग कर रहे हैं, तो वो होता है क्वारंटीन। एंड आइसोलेशन का मतलब होता है कि डिजीज कंडीशन के कांटेक्ट में आया है और उसके अंदर सिम्टम भी वहां पे अराइज हो गए हैं और उसको अपन अलग कर रहे हैं दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उनसे, उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या फिर डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो अपन ने पढ़ाई है अभी स्टार्टिंग के अंदर कि इम्यूनाइजेशन कौन से लेवल प्रिवेंशन में आता है। सो इम्यूनाइजेशन आता है अपने किसके, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करना किस प्रकार का प्रिवेंशन है, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सो ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करना किसके अंदर आता है, एक प्रकार का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डायग्नोसिस कर रहे हैं कि हाँ उसको बीपी की प्रॉब्लम है कि नहीं है। सो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का क्या है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर प्रिवेंट। जो ब्लड प्रेशर का अपन मॉनिटर करते हैं वो कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है, वो होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस का जो अपन काम करते हैं वो किसमें करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, When you immunize a child for measles,
व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन आर यू डूइंग। सो अब जब मिजल्स के लिए अपन इम्यूनाइज कर रहे हैं किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को, तो ये इसके अंदर क्या किस प्रकार का प्रिवेंशन हमें मिलता है देखने को। प्राइमोडियल प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं मतलब ये क्या है, एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। किसके लिए, मिजल्स के लिए अपन कर रहे हैं, तो मतलब एक प्रकार क्या हो गया, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया, जो किसके अंदर आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICD-10 स्टैंड फॉर, यहाँ पे ICD-10 की जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी गई है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग 10th रिवीजन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज 10th रिवीजन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10th रिवीजन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर 10th रिवीजन। सो ICD-10 की जो करेक्ट जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, नॉट ड्रग, डिसेबिलिटी एंड डिजास्टर। ओके, सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज हाउ मेनी मेजर चैप्टर्स आर देयर। सो जब ICD-10 क्लासिफिकेशन करते हैं डिजीज के लिए, तो वहां पे कितने प्रकार के मेजर चैप्टर होते हैं ICD-10 क्लासिफिकेशन के अंदर, 15, 17, 21 और 18। सो ICD-10 क्लासिफिकेशन के अंदर कितने चैप्टर रहते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, ठीक है। ICD-10 के अंदर टोटल 21 टाइप्स ऑफ मेजर चैप्टर हैं जो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसबर्ग फिनोमिना डिफरेंशिएट्स। आइसबर्ग जो फिनोमिना है वो क्या डिफरेंशिएट करता है, अपरेंट और इनअपरेंट, सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक, केस एंड कैरियर्स, डायग्नोस्ड एंड अनडायग्नोस्ड। आप सभी को पता है आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर ये होता है टिप ऑफ जो हमें विजिबल होता है, ये एक लाइन होती है, इसके नीचे हमें एक और जो ब्रॉड संरचना हमें देखने को मिलती है यहाँ पे बिलो द लाइन। सो अब इस लाइन का यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि जो आइसबर्ग फिनोमिना है ये लाइन क्या डिफरेंशिएट करती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं एग्जाम के अंदर, लाइन ऑफ डीमार्केशन, ठीक है। इस ये लाइन जो है वो क्या रोल प्ले करती है यहाँ पे, इसके बारे में पूछा गया आपको कि भाई आइसबर्ग फिनोमिना डिफरेंशिएट। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या करती है, अपरेंट एंड इनअपरेंट डिजीज कंडीशंस को हमें देखने को मिलता है इसके अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन। अपरेंट इनअपरेंट क्या मतलब हो गया, स्पष्ट और अस्पष्ट, कि भाई जो स्पष्ट हो जाएंगे तो वो तो किस में आ जाएंगे, फ्लोटिंग टिप के अंदर आ जाएंगे, एंड जो अस्पष्ट होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, सब मर्ज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या क्या काम करती है, अपरेंट और इनअपरेंट वाली जो कंडीशन है ये हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, ये हमें मिलता है आइसबर्ग फिनोमिना डिफरेंशिएट अपरेंट एंड इनअपरेंट। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए डिजीज इज मेजर्ड बाय। किसी भी डिजीज से जो मैक्सिमम पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब वो डिजीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो उसको अपन मेजर किससे करेंगे, सर्वाइवल रेट से, केस फैटेलिटी रेट से, स्पेसिफिक डेथ रेट से या फिर प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट से। किसकी मदद से जो अपन मैक्सिमम पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को पता लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है केस फैटेलिटी रेट, की जो केस है वो उसकी जो कितना वो फेटल है, ठीक है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं वायरुलेंस, डिजीज वायरुलेंस का अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि लाइक वो उसकी जो कितना ज़्यादा फेटल है, उससे कितनी ज़्यादा वो मोर्टल आगे जो मोर्टेलिटी है हमें देखने को मिली है, ठीक है। सो केस फैटेलिटी रेट इज मेजर्ड बाय मैक्सिमम पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, किससे अपन मेजर कर सकते हैं, केस फैटेलिटी रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज डन ऑन। जो स्मॉल पॉक्स का जो ग्लोबल इराडिकेशन है वो कब किया गया था, 20 अक्टूबर 1977, 8 मई 1980, 7 मार्च 1980 या फिर 7 अप्रैल 1977 में। ग्लोबल इराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज डन इन 8 मई 1980 को जो है वो WHO के द्वारा इसको ग्लोबली इराडिकेटेड है ये जो बता दिया गया था, ठीक है, 8 मई 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो किसका एग्जाम्पल है, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, कंटिन्यूस एपिडेमिक, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक या फिर स्लो एपिडेमिक। एपिडेमिक का क्या मतलब होता है, सडन आउटब्रस्ट ऑफ डिजीज होना। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, ठीक है। एक जगह पे ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे अराइज हुई थी, मीन्स क्या हो गया, ये पॉइंट सोर्स के लिए ही कुछ एक दायरे में एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ही ये कुछ टाइम के लिए थी, ओके। तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वारंटाइन इज आइसोलेशन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, क्वारंटाइन के अंदर अपन हेल्दी इंडिविजुअल को आइसोलेशन कब तक रखते हैं? क्वारंटाइन क्या होता है? जब एक हेल्दी इंडिविजुअल किसी भी डिजीज कंडीशन के यहाँ पे संपर्क में आता है तो उसको यहाँ पे आइसोलेट कर दिया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वारंटीन बोला इसको अपन ने। ठीक है, सो कब तक करते हैं? ठीक है, फॉर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज, फॉर शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज, फॉर ट्वाइस द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज, फॉर पीरियड ऑफ जनरेशन टाइम। सो जो क्वारंटाइन का जो टाइम है वो कितना होता है? बेसिकली हमसे ये पूछा है। सो क्वारंटाइन का टाइम होता है फॉर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज। किसी भी जो डिजीज है, जो कॉन्टाजियस हुआ है वो पर्सन, उस डिजीज की जो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है तब तक अपन उसको, जो पर्सन को अपन क्वारंटाइन के अंदर रखते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज। जो बर्थ किसी पर्सन का होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में हो जाना चाहिए? 7 days, 14 days, 21 days, एनी ऑफ द अबोव। सो लिमिट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन कब तक हो जाना चाहिए? 21 days तक। ठीक है, जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है वो कब तक हो जाना चाहिए? 21 days तक जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। पहले ये कितना था? 14 days, फिर अभी क्या हो गया? 21 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डेथ हैज टू बी रजिस्टर्ड विद इन। जो जब डेथ होती है इंडिया में, सो वो कितने दिनों के अंदर रजिस्टर होनी जरूरी होती है? 3 days, 7 days, 14 days या फिर 21 days। सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट नाउ बोथ आर इक्वल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होता है। सो 21 days के अंदर अपन क्या करते हैं? डेथ रेट एंड बर्थ रेट को रजिस्टर करना यहाँ पे मैंडेटरी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बर्थ रेट इज अनचेंज एंड डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, ठीक है, द कंट्री विल बी इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर किसी भी कंट्री की डेमोग्राफिक साइकिल का अपन जब देखते हैं तो वहां पे क्या देखने को मिल रहा है? बर्थ रेट तो कोई चेंजेस नहीं आया है, लाइक उसी जो रेट से जो बर्थ है वो बेबीज का हो रहा है, बट डेथ रेट इज बिगिंस टू डिक्लाइन। डेथ रेट जो है वो कम होना शुरू हो गई है, मतलब उसकी मृत्यु दर कम होना शुरू हो गई है। मतलब डेथ रेट बढ़ती है तब डेथ ज्यादा होती है, डेथ रेट कम होती है तो पर्सन की जो मृत्यु है वो यहाँ पे कम देखने को मिलती है। ठीक है, सो अब इस स्टेज जो कंट्री के अंदर अगर ऐसी स्टेज हमें देखने को मिल रही है तो कौन सी साइकिल जो है वो अभी चल रही है उस कंट्री के अंदर? हाई स्टेशनरी, लेट एक्सपैंडिंग, अर्ली एक्सपैंडिंग या फिर लो स्टेशनरी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डेमोग्राफी साइकिल के बारे में। सो डेमोग्राफी साइकिल मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी साइकिल मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। सो इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज आती है वो भी अपन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए के अंदर कौन सी आएगी? हाई स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी या फिर इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेज। सो हाई स्टेशनरी के अंदर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? हाई बर्थ रेट यहाँ पे देखने को मिलती है, एंड जो हाई ही यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? डेथ रेट। जब हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट मिलती है तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का पॉपुलेशन चेंजेस नहीं होता है, पॉपुलेशन चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो ये कौन सी हो गई? हाई स्टेशनरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बर्थ रेट अनचेंज जबकि बिगिंस टू डिक्लाइन डेथ रेट। तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, तो इस ऑप्शन को अपन गलत कर देते हैं कि भाई ये नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है? अर्ली एक्सपांडिंग। प्लीज आप मेरे साथ में नोट्स भी बनाइएगा ताकि आपके बाद में रिवीजन में ये हेल्प हो। नेक्स्ट स्टेज आती है अपनी अर्ली एक्सपैंडिंग, जो कि कौन सी स्टेज है? सेकेंड स्टेज। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है? डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन बट बर्थ रेट नो चेंज। ठीक है, सो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? बर्थ रेट नो चेंज, डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन। यहां पे भी क्या दिख रहा है? बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन एंड डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन एंड बर्थ रेट नो चेंजेस। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अर्ली एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कंट्री के अंदर क्या चल रही है? अर्ली एक्सपैंडिंग चल रही है। इसका मतलब क्या होता है? अगर डेथ रेट यहाँ पे कम होना शुरू हुई है और बर्थ रेट के अंदर कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं देखने को मिला है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है? इंक्रीज, इनिशियल इंक्रीज
इन पॉपुलेशन, जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इनिशियली इंक्रीज होना शुरू हो गई है, तो वो कौन सी स्टेज में आता है? अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड स्टेज कौन सी होती है? लेट एक्सपेंडिंग। ये कौन सी स्टेज होगी? थर्ड स्टेज होगी। सो लेट एक्सपेंडिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? लेट एक्सपेंडिंग के अंदर बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन एंड डेथ रेट स्टिल गोज डाउन, स्टिल गोज डाउन। ठीक है, सो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? कंटिन्यू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि भाई बर्थ रेट तो है वो बिगिंस टू डिक्लाइन, मतलब अभी अभी शुरू हुई है डिक्लाइन होना, जबकि डेथ रेट स्टिल गोज डाउन, जबकि डेथ रेट है वो अभी भी कम ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो यहाँ पे बढ़ रही है, डेथ रेट जो है वो कम देखने को मिली है। सो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पॉपुलेशन का जो इंक्रीज होना वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, सो आपसे अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इंडिया की अभी कौन सी स्टेज चल रही है, यहाँ पे डेमोग्राफी साइकिल पूछ ले, डेमोग्राफी ऑफ साइकिल ऑफ इंडिया, सो इसके अंदर क्या आएगा? लेट एक्सपेंडिंग, क्योंकि इंडिया अभी कौन सी स्टेज के अंदर है? लेट एक्सपेंडिंग है, और यहाँ पे कंटिन्यू पॉपुलेशन इंक्रीज जो हो रही है इंडिया की हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कौन सी स्टेज आती है? फोर्थ स्टेज कौन सी है? लेट लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी स्टेज कौन सी होती है? लो बर्थ एंड डेथ रेट। यहाँ पे जो बर्थ रेट भी लो हो रही है, डेथ रेट भी लो हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉपुलेशन के अंदर क्या आ रही है? यहाँ पे स्टेबिलिटी जो हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, तो मतलब पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी यहाँ पे हमें मिलना शुरू हो जाती है। इसके बाद में फाइनल स्टेज कौन सी होती है डेमोग्राफी की? यहाँ पे फाइनल स्टेज कौन सी डेमोग्राफी की होती है? वो होती है डिक्लाइन। ठीक है, फाइनल स्टेज होती है डिक्लाइन होती है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? बर्थ रेट लोअर देन डेथ रेट। तो इसके अंदर क्या होता है? पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज यहाँ पे शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ अपने डेमोग्राफी साइकिल की स्टेजेज है जो हमने सोल्व आउट की है। सो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि भाई ये कंट्री है जिसकी बर्थ रेट जो है वो अनचेंज है और डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, तो ये अब कौन सी स्टेज आती है? ये आती है अर्ली एक्सपेंडिंग। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये कुछ बची हुई जो स्टेज है डेमोग्राफी साइकिल की, वो भी हमने जो कोशिश की है सोल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द डेमोग्राफिक साइकिल एट विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड एट प्रेजेंट। तो इंडिया अभी कौन से स्टेज पे प्रेजेंट कर रही है? ये भी अपन ने पढ़ ही लिया था। इंडिया अभी स्टैंड कर रही है लेट एक्सपैंडिंग स्टेज के अंदर। ओके, लेट एक्सपैंडिंग स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलता है? लेट एक्सपैंडिंग स्टेज के अंदर देखने को मिलता है बर्थ रेट बिगिन टू डिक्लाइन एंड डेथ रेट गोज डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंडिया की अभी पॉपुलेशन अभी सबसे ज्यादा हो चुकी है वर्ल्ड के अंदर, आपको पता ही है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? लेट एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस इज टेकिंग यूजुअली इन एवरी। जो सेंसस है वो यूजुअली कितने टाइम बाद की जाती है? 2 ईयर, 10 ईयर, 1 ईयर या फिर 5 ईयर। सो सेंसस जो है एवरी 10 ईयर से जो है कंडक्ट की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुई थी इंडिया में वो कब हुई थी? 1911, 1901, 1891 या फिर 1881 में। सो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक एंश्योर दैट द सैंपल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसी कौन सी सैंपल टेक्निक है जो एंश्योर करती है कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्नोबॉल सैंपलिंग, पर्पजिव सैंपलिंग, नॉन रैंडम सैंपलिंग या फिर रैंडम सैंपलिंग। सो कौन सी सैंपलिंग टेक्निक के अंदर सैंपल जो है वो कंप्लीट रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को?
इस प्रकार के सैम्पलिंग को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, सैंपल इज ए रिप्रेजेंटर ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल इज ए रिप्रेजेंटर ऑफ पॉपुलेशन with equal probability of being chosen। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग के अंदर सभी को इक्वल अपनी जो है प्रोबेबिलिटी होती है चूज होने की कि भाई कौन इसके अंदर सैंपल बनेगा, कौन सैंपल लाइक कम्युनिटी के अंदर इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई कोई भी यहाँ पे सैंपल बन सकता है, कोई स्पेशल क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रहता है। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर अपन किसी को भी यहाँ पे सैम्पलिंग के अंदर चूज कर सकते हैं, जबकि वो सैंपल पूरी जो पॉपुलेशन को है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, बस ये उसका क्राइटेरिया होता है। और इसी के साथ ही रैंडम सैम्पलिंग कैसी होती है, रैंडम सैम्पलिंग एक अनबायस्ड यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप, रैंडम सैम्पलिंग इज अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप भी यहाँ पे होती है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी यहाँ पे बायस्ड जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। अब जो रैंडम सैम्पलिंग है वो कितने प्रकार की होती है ये भी अपन देख लेते हैं। एक होती है सिंपल, दूसरी होती है स्ट्रैटिफाइड, तीसरी होती है क्लस्टर एंड फोर्थ वन होती है मल्टी स्टेज। ठीक है, मल्टी स्टेज, ये कुछ 4 प्रकार की यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग हमें देखने को मिलती है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर और वो अच्छे से एग्जामिनर पूछता तो इस क्वेश्चन को क्या पूछता, ये कौन सी टेक्निक है, ये एक प्रकार की सिंपल रैंडम यहाँ पे सैम्पलिंग की जा रही है। ठीक है, कंप्लीट पूछे तो ये क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ये। ठीक है, बट अपने को ऑप्शन में क्या दिया गया, रैंडम सैम्पलिंग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रैंडम सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग को इसको अपन दूसरा नाम क्या देते हैं, चेन सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक रिसर्चर जो होता है वो क्या कर देता है, एक पर्सन को जो है वो रिक्रूट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे वो एक पर्सन को रिक्रूट कर देता है, तो अब ये जो रिक्रूट वाला जो पर्सन है ये आगे जाके और जो नए जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे करता है। ठीक है, सैंपल के लिए। ठीक है, सो इसको ये एक प्रकार की कैसी सैम्पलिंग हो गई, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, जब अपन सैंपल टेक्निक अपन जब कम्युनिटी की क्लास लेंगे जो नोट सेट के रिगार्डिंग एग्जाम के अंदर या पीजीआई के रिगार्डिंग, तब अपन इन सैंपलिंग को ब्रीफली पढ़ेंगे। सीएचओ के एग्जाम के अंदर ब्रीफली इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ लेते हैं कि भाई ये किस टाइप का सैंपलिंग है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नोबॉल सैंपलिंग इज ए टेक्निक। स्नोबॉल सैंपलिंग अपन जब करते हैं, मतलब जो एक रिसर्चर होगा वो सबसे पहले एक पर्सन को यहाँ पे रिक्रूट कर देगा। ठीक है, अब ये वाला जो पर्सन रिक्रूट है, जो रिक्रूट हुआ है पर्सन, ये आगे जाके 2 पर्सन को और यहाँ पे रिक्रूट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सैंपल वगैरह अपन कम्युनिटी के अंदर करवाते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, और ये आगे जाके, ठीक है, ऐसे आगे जाके अपने जो नीचे के जो रिक्रूट आगे जाके कर देते हैं और डाटा कलेक्शन होता रहता है। ठीक है, सो ये किस प्रकार की टेक्निक है, सो ये ऑप्शन अपने पास में क्या है, क्वेटा सैंपलिंग, पर्पजिव सैंपलिंग, नॉन रैंडम सैंपलिंग या फिर रैंडम सैंपलिंग। अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाई था, स्नोबॉल सैंपलिंग इज ए टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नॉन रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू homogeneous group on the basis of gender or religion and deriving the sample randomly from each homogeneous group is। so ऐसी कौन सी सैम्पलिंग है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पीपल्स को जो है अपन डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, और उसके बाद में जो है अपन सैंपल अपन रेंडमली कलेक्ट करते हैं। सो ये कौन सी स्टेज आती है रैंडम सैंपलिंग की। ठीक है, सैंपल रेंडमली कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक रैंडम सैंपलिंग हो रही है। सो रैंडम सैंपलिंग के अंदर भी ये कौन सी प्रकार की सैंपलिंग है, जो मैंने अभी प्रीवियस 4 स्टेज बताई थी, तो ये किस प्रकार का स्टेज है, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, पर्पजिव सैंपलिंग या फिर क्वेटा सैंपलिंग। सो ये एक प्रकार की स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब पता होना चाहिए कि भाई हाँ, रैंडम सैंपलिंग के अंदर ये होता है, और ग्रुप और जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में ये होता है, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में ये होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में ये होता है। ये इसके आगे ब्रीफ में नहीं पूछते हैं, बस इनकी डेफिनेशन एग्जाम के अंदर पूछी हुई मिली है मुझे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स के अंदर। सो हमारा यहीं तक इसका फोकस रहना है, ज़्यादा डीप में अपन नहीं जाएंगे
क्योंकि CHO का जो लेवल होता है वो सुपरफिशियली यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछता है कि हाँ अपना नॉलेज देखता है कि आपका इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इन जो यहाँ पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इन ग्रुप्स को यहाँ पे क्या नाम देते हैं, ग्रुप्स को यहाँ पे नाम देते हैं स्ट्रेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन के जो ग्रुप से अपन क्या करते हैं, प्री डिफाइंड नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो ये किस प्रकार की सैम्पलिंग है, सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग, क्वेटा सैम्पलिंग, परपजिव सैम्पलिंग या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये एक स्नोबॉल सैम्पलिंग तो नहीं है, क्योंकि स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, चेन वगैरह बनती है, तो उसके बाद में अपन डाटा एनालिसिस करते हैं, डाटा सैंपल कलेक्ट करते हैं। परपजिव सैम्पलिंग भी ये नहीं है, सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग भी नहीं है, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में तो अपन यहाँ पे एवरी जो सभी को जो कोई प्रकार का बायस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे तो प्री डिफाइंड नंबर को कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक प्रकार की कोटा सैम्पलिंग के अंदर ये टाइप ऑफ कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। ये इसके बारे में क्या पूछा अपन को, कोटा सैम्पलिंग के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक स्पेसिफाइड सब ग्रुप होगा, तो उसी सब ग्रुप के बाद उसी सब ग्रुप से ये प्री डिफाइंड नंबर्स को जो वो सेलेक्ट करके उसके ऊपर जो सैम्पलिंग वगैरह करते हैं। तो ये हो गई कौन सी सैम्पलिंग, अपनी कोटा सैम्पलिंग। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक जरूर कीजिएगा। द फर्स्ट सैंपल इज सेलेक्टिंग एंड द रिमेनिंग सैंपल इज ड्रॉन यूजिंग सिस्टेमिक पैटर्न इज नोन एज। मतलब क्या हो गया, एक पहला सैंपल यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, इसके बाद में जो रिमेनिंग सैंपल है उनको सिस्टेमिक पैटर्न से यहाँ पे चूज किया जा रहा है। लाइक फर्स्ट सैंपल अगर सेकंड नंबर पे है तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, 2 के बाद में कौन सी स्टेज का, 4th वाला आ जाएगा, फिर 8th वाला को ले लेंगे। सो इस प्रकार की जो सैंपलिंग हो रही है, तो ये किस प्रकार की सैंपलिंग आती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, परपजिव सैंपलिंग या फिर सिस्टमिक रैंडम सैंपलिंग। सो कोटा के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, सिंपल के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। परपजिव सैंपलिंग भी यहाँ पे टाइप देखने को नहीं मिल रहा है, बट हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, डी राइट हो रहा है, क्योंकि ये सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक प्रकार की रैंडम सैंपलिंग है, बट सिस्टम को फॉलो करते हुए यहाँ पे सैंपलिंग कंडक्ट किए जा रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टमिक रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, in sample registration system the survey will be conducting in every। जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है तो उसके अंदर सैंपल है वो कंडक्ट कब तक करना चाहिए, मतलब कितने टाइम बाद में जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर सैंपलिंग कंडक्ट की जाती है, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर या फिर 3 मंथ के अंदर। सो जब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर सर्वे कंडक्ट किया जाता है एवरी 6 मंथ, ठीक है। तो एवरी 6 मंथ जो अपन सैंपल क्या करेंगे यहाँ पे कंडक्ट करके उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट को कब पास किया गया था, 1969 में, 1881 में, 1950 या फिर 1947 में। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम को जो एक्ट को जो पास किया गया था वो कौन सा था, 1969 के अंदर जो इसको पास किया गया था। सो इसी के साथ ही आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आशा करता हूं कि आपकी क्लास आज की अच्छी रही होगी, अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और कुछ भी डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जा रही है RNCC के ऑफिशियल ऐप के ऊपर, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक काफ़ी आपकी यूजफुल यहाँ पे होने वाली है। एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं, फालतू के क्वेश्चंस हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जो एग्जाम्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं उन्हीं टॉपिक्स को अपन आगे ध्यान रख के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। सो जो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो नीडी पीपल्स हैं उन तक ये चैनल पहुंचाइए, ताकि उनकी भी डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू हो सके, वो भी अपने घर वालों के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट आज की क्लास में बने रहने के लिए, थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करें अपने एम्स 9 से प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।